कांग्रेस के आईसीसी मुख्यालय में रागिनी नायक ने जमकर आज बीजेपी पर निशाना साधा। रागिनी ने कहा कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि राहुल गांधी किस परिवार से है। वो उस परिवार से हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है। वो उनके बेटे हैं जिनके पिता ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। वो उनके नाती हैं जिनकी दादी ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। रागिनी नायक ने कहा, जिसने देश जोड़ने के लिए पैदल चलकर यात्रा की, आज उन्हें देशद्रोही कहा जा रहा है। ये कहां तक उचित है, क्योंकि बीजेपी और आरएस टुकड़े टुकड़े गैंग चलाती है और बीजेपी अंग्रेजों की नीति पर काम करती है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा रागिनी नायक ने। करना चाहती तो ये कहना ही होगा कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए, पहले आईना रख लिया कीजिए, या थोड़ा साधारण शब्दों में समझा देती हूं कि सुनो, आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। और खुद शीशे के कमरों में, शीशे के घरों में रहने वाले जब दूसरों पर पत्थर उछालते हैं, जब आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं, तो उनका क्या हश्र होता है, क्या दुर्गति होती है, ये आज की प्रेस वार्ता में मैं बताने का काम करूंगी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना कल घटित हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, 5 बार के चुने हुए सांसद, इस देश के नेता प्रतिपक्ष, एक शहीद प्रधानमंत्री के पोते, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके खानदान का बलिदानी खून आज भारत माता की रगों में भी दौड़ रहा है, इस देश की मिट्टी को सींचने का काम कर रहा है, उस राहुल गांधी को देशद्रोही कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपकी जुर्रत कैसे हुई? और इतनी धृष्टता, इतनी निर्लज्जता, इतना घटियापन आप अपने पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे लाते हैं? मुझे लगता है आज ये देश की जनता जानना चाहती है। तो पूरे देश में जब सांप्रदायिकता, नफरत और हिंसा का जहर घोलने का काम हो रहा है, जब एक पूरे समुदाय की तुलना कुत्ते के पिल्ले के साथ की जाती है, घुसपैठिया कहा जाता है, कपड़े देखकर पहचानने की बात होती है, और बड़ी माफी के साथ मैं शब्द का प्रयोग करूंगी, जूते मारो, गोली मारो सालों को जैसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, बटेंगे तो कटेंगे वाली विभाजनकारी राजनीति को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तब ऐसे में एक व्यक्ति ये ठानता है, एक नेता ये दृढ़ संकल्प लेता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक मोहब्बत के फेविकोल से भारत को जोड़ना है। वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ये ठानता है कि पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की, मजलूमों की, शोषितों की आवाज को उठाना है, उनके हक और हुकूक की बात करनी है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण की बात करनी है, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो संविधान अपने हाथों में लेता है और कहता है कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को साकार करूंगा, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछूंगा, वो व्यक्ति आपको देशद्रोही लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मजदूरों के, किसानों के, ड्राइवर हो, मैकेनिक हो, मोची हो, बढ़ई हो, उनके जीवन को जीकर उनकी तकलीफों को खुद महसूस करके निवारण और समाधान ढूंढने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। एक व्यक्ति जो इस देश की जनता, जिस पर स्वयंभू महामानव केवल अपने मन की बात थोपने का बीड़ा उठाए बैठे हैं, उस जनता जनार्दन के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलता है, उनके आंसू पोंछने का, उनको ढांढस बंधाने का, उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है, वो आपको देशद्रोही लगता है। और वो आपको देशद्रोही इसलिए लगता है
क्योंकि भाजपा और संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं फिर से कहती हूं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अंग्रेजों ने एक नीति चलाई थी कि भारतीयों को तोड़ो, आपस में लड़वाओ और राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और अगर आज देश में संविधान के अधिकारों को तोड़ने का, लोकतांत्रिक मान्यताओं और प्रणाली को तोड़ने का, सामाजिक समरसता को तोड़ने का, भाईचारे, बंधुत्व, देश की कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो वो यही टुकड़े टुकड़े गैंग है। और ये अपनी झेप मिटाने के लिए ऐसे अनर्गल बातें, ऐसे कुतर्क, ऐसे निराधार आरोप उस व्यक्ति पर लगा रहे हैं जो आज देश की जनता की आवाज बनकर खड़ा हुआ है। और मुझे मैं गर्व के साथ ये बात कहती हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो एक निश्चल, अविरल, निरंतर राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके आरोपों से, आपकी गीदड़ भपकियों से न डरे हैं न डरेंगे। और अगर आप एक व्यक्ति को इस देश के संसाधन बेचने का काम करेंगे और देश का नमक खाकर भी नमक हलाली आप गौतम अडानी की करेंगे तो आपको गिरेबान से पकड़ने की हिम्मत भी राहुल गांधी रखते हैं। आज ये मैं बात कहना चाहती हूं और मैं पूछना चाहती, मैं जानना चाहती कि जब आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देकर मोदी जी भारत में बुलाते हैं और वही आईएसआई पुलवामा का सारा ठीकरा हमारे देश पर फोड़ कर जाती है, तो हमारे देश का ऐसा अपमान करवाने वाला व्यक्ति, उसको नहीं देशद्रोही कहा आपने, क्योंकि वो तो स्वयंभू महामानव है, आका है, मालिक हैं आपके। जब वही नरेंद्र मोदी चीन जाते हैं और कहते हैं कि पहले लोग भारतीय होने पर शर्म करते थे, दक्षिण कोरिया जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोगों को लगता था कि पिछले जन्मों के कोई पाप किए होंगे तब हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, तो ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता। जब बिन बुलाए नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिरयानी खाने जाते हैं और फिर पाकिस्तान लगातार हमारी सीमाओं पर प्रहार करता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, देश को मुंह की खानी पड़ती है, तो ये देशद्रोह नहीं दिखाई देता आपको। जब शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, गलबैया होते हैं और चीन के लगातार अतिक्रमण के बावजूद ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, चीन को क्लीन चिट देने का काम करते हैं, तो ये देशद्रोह नहीं होता है। ऐसी विरोधाभासी बातें करने वाले, ऐसा दोहरा चरित्र रखने वाले, ऐसा दोगलापन करने वाले झूठे, फरेबी और पाखंडी भाजपाइयों और संघियों के आरोपों पर आज देश की जनता हंस रही है। अपने आप को हंसी का पात्र बनाने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश पर भी जरा थोड़ी बातचीत जरूर होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही कमाल की बात है कि ये अंतरराष्ट्रीय साजिश वाला जो जुमला है, ये घिस पिटकर इतना फटेहाल हो गया है कि काले स्याह अंधेरे में भी इसके आर पार की सच्चाई नजर आ जाती है। तो जैसे ही भाजपा की, मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दो ना, दबा दो उसे, तो चीख में निकलता है अंतरराष्ट्रीय साजिश, अंतरराष्ट्रीय साजिश। तो इस देश का अन्नदाता जब कहता है कि हम काले कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप कांटे बिछाइए हमारे रास्तों पर, सड़कें उधेड़ दीजिए, लाठियां भांजिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो अन्नदाता खालिस्तानी हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, अंतरराष्ट्रीय साजिश और फंडिंग का हिस्सा हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जिस पर ये आरोप लगा रहे थे अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होने का,
उन्हीं की मांगों को मान भी लेते हैं। कमाल का दोगला चरित्र है। जब सोनम वांगचुक लद्दाख से आते हैं अपने साथियों के साथ अपनी मांगों को रखने के लिए, तो वो अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो जाते हैं, इसलिए उन्हें डिटेन करना पड़ता है। मणिपुर 1.5 साल से धधक रहा है। महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं कि मुंह से बताए जाते। लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, मार काट मची हुई है, पर नरेंद्र मोदी नहीं जाते क्योंकि वो भी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। अगर महंगाई पे सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही हो। अगर नौजवान अपने अधिकारों के लिए रोजगार की मांग करते हुए और नो नॉर्मलाइजेशन की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हैं तो उनको लाठी मारी जाएगी क्योंकि वो भी साजिश का हिस्सा है। तो मैं तो ये जानना चाहती हूं कि अगर देश में इतनी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही है तो ये आप छुट्टी क्यों नहीं करते हैं अमित शाह जी की? क्या ये कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं कि देश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश चलती जा रही है और आपको सिर्फ तब याद आती है जब आप चारों तरफ से घिर जाते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी इतनी कमजोर, नाकारा और निकम्मी सरकार चला रहे हैं जिसके खिलाफ जो मर्जी आए वो अंतरराष्ट्रीय साजिश करता रहता है? अगर इस देश में किसी ने अंतरराष्ट्रीय साजिश रची है तो उस व्यक्ति का नाम गौतम अडानी है, जिस पर $250 मिलियन की रिश्वतखोरी, घूसखोरी, हेराफेरी और जालसाजी का आरोप लगा है, जिसने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, कीनिया में, श्रीलंका में और स्विट्जरलैंड में भी भारत की छवि को धूमिल कराने का काम किया है। तो देश की ऐसी अवमानना आपको दिखाई नहीं देती, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश दिखाई नहीं देती। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज सड़क से लेकर संसद तक मोदी अडानी एक हैं, इसलिए सेफ हैं का नारा लग रहा है, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। ऐसा लगता है आपने देश का नमक नहीं खाया है, आपने गौतम अडानी का नमक खाया है और उसी नमक हलाली के चक्कर में आप देश के नेता प्रतिपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और देशद्रोह जैसे गंभीर मसले का इतना सरलीकरण करके अडानी के गुलामों से प्रेस वार्ता करवा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और बात नहीं हो सकती कोई। अब 2 बातें और मैं कहना चाहती हूं। भाई, अर्थव्यवस्था को कांग्रेस पार्टी अस्थिर करवाने का काम कर रही है। इससे ज्यादा हास्यास्पद आरोप मैंने तो अपने जीवन में सुना ही नहीं। अगर अर्थव्यवस्था को किसी ने अस्थिर किया है तो वो जुमलानॉमिक्स ने किया है, वो मोदीनॉमिक्स ने किया है। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है ये भी मैं जनता के लिए जरूर बताना चाहती हूं। तो देखिए, जब नोटबंदी लागू की गई, जब गलत तरह से जीएसटी को लागू किया गया, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चेताया था नरेंद्र मोदी जी को और कहा था कि अगर आप आगे बढ़ेंगे नोटबंदी के साथ तो जीडीपी 2% नीचे आके गिरेगी। और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का संसद के पटल पर उपहास उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि लगता है पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहनकर नहाते हैं। अब कौन क्या पहनकर नहा रहा है और कौन किसको नहला रहा है ये तो सबके सामने। आज कोवैक्सीन आपको याद आ रही है। कोविड के दौरान राहुल गांधी जी ने भी चेताने का खूब काम किया, बहुत सलाह दी, मशवरे दिए, एक नहीं मानी, क्योंकि मोदी जी की आत्ममुग्धता इतनी विराट है कि उसके आगे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो कोवैक्सीन की आप बात करें जिसके आसपास भी बहुत कंट्रोवर्सी रही, कोई बात नहीं, करिए, पर यह भी बताइए कि भाभी जी के पापड़, कोरोनिल, गोबर, डार्क चॉकलेट, ताली और थाली, ये सब भी प्रचार में, प्रोपोगेंडा में आप ही लेकर आए थे। इन सब के द्वारा भी जनता को भ्रमित करने का काम आप ही ने किया था। 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म होगा,
21 दिन हमें दे दीजिए। वो 21वां दिन जनता ढूंढती रह गई। मरघटों पर 24 घंटे लाशें जली थी। देश की जनता एक एक सांस के लिए तरस रही थी। गंगा और जमुना के पाट लाशों से पट गए थे। उसके बाद भी अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाने का काम किया तो वो मनरेगा ने किया था। वो मनरेगा जो कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार लेकर आई थी और जिसको आपने कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक बताया था। तो हमसे तो जितना हो सका हमने मदद करने की कोशिश की, लेकिन भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा ले कि जीडीपी 5.4% पर क्यों आ गई। आज जब आपसे पूछा जा रहा है कि ना ग्रोथ है ना जॉब है, ऐसी परिस्थिति क्यों है। आज जब आपसे पूछा जा रहा है कि रुपया डॉलर की तुलना में सबसे नीचे क्यों गिरता जा रहा है। आज जब आपसे पूछा जा रहा है कि देश की महंगाई दर 6%, खुदरा महंगाई दर 6% और सब्जियों की महंगाई दर 42.15% क्यों हो गई है, कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.2% तक क्यों नीचे आ गई है, तो आप कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आप कितना भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश करें किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी पर, किसी भी संगठन का, किसी भी प्रोजेक्ट का नाम आप लेना चाहें, लेकिन पहली जिम्मेदारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की नरेंद्र मोदी जी और निर्मला